गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रोजनामचा का विभाजन डिवीज़न ऑफ जर्नल पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको सहायक बहिया या सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। आज के युग में प्राय सभी व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो रोजनामचा या जर्नल को तैयार नहीं करती हैं, क्योंकि रोजनामचा या जर्नल बनाना एक बहुत ही श्रम साध्य और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इसमें समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए जर्नल को कुछ अलग अलग भागों में बांट दिया जा गया है और जर्नल के जो उनमें से एंट्री कर दी जाती है और इसमें लेखा करना कुछ सरल रहता है, समय बचता है और कम जगह में अधिक लेखा हो जाता है। Entries are made in lesser space, much pages are not required। तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है इसके 8 पार्ट्स हैं या सब्सिडियरी बुक्स हैं, वो 8 भाग हैं इसके। पहला है आपका रोकड़ बहिया कैश बुक। रोकड़ बहिया कैश बुक में जितने भी व्यापार में नगद लेन देन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका लेखा रोकड़ बही में करते हैं। ये आजकल व्यापारिक लेन देन के रिकॉर्ड करने की सबसे प्रमुख बही है और प्रायः सभी व्यापारिक संस्थाओं में इसको बनाया जाता है और इसी के आधार पर बाकी लेखिया एंट्री की जाती है। तो रोकड़ बही में जितने भी नगद लेन देन होते हैं उनका लेखा होता है। दूसरे नंबर पर है आपकी क्रय पुस्तक या परचेजेज बुक। व्यापार में जो भी माल उधार खरीदा जाता है, ध्यान रखिए माल और उधार खरीदा जाता है, उसका लेखा परचेज बुक में करते हैं। कोई भी नगद माल खरीदा है या माल के अलावा और कोई वस्तु या संपत्ति खरीदी है तो उसका लेखा परचेज बुक में नहीं होगा। केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा परचेज बुक में होता है। तीसरा है आपका क्रय वापसी पुस्तक। इसको परचेजेज रिटर्न्स बुक भी कहते हैं। आपने अगर कोई माल ख़रीदा है और उसमें कुछ कमी है निकल आती है या वो नमूने के हिसाब से नहीं है, तो किसी भी कारण से जब आप उस माल को वापस करते हैं तो उसका लेखा परचेजेज रिटर्न्स बुक में किया जाता है। चौथा है आपका विक्रय पुस्तक सेल्स बुक। इसमें उधार बेचे गए माल का लेखा होता है। नगद बेचे गए माल का लेखा इसमें नहीं होता, केवल उधार बेचे गए माल का ही लेखा होता है। और ध्यान रखिए माल के अलावा अगर और कुछ बेचा गया है तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा। उसके बाद है आपका विक्रय वापसी पुस्तक। अगर बेचा हुआ माल किसी ग्राहक द्वारा वापस किया जाता है तो उसका लेखा विक्रय वापसी पुस्तक या सेल्स रिटर्न्स बुक में होता है। अगला है आपका 6th प्राप्य बिल पुस्तक या बिल्स रिसीवेबल बुक। प्राप्य बिल या बिल्स रिसीवेबल एक तरह के आप कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप इसकी जो विस्तृत या डिटेल जानकारी है वो आप बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप इसको ये जान लीजिए कि जितने भी प्राप्य बिल संस्था को प्राप्त होते हैं, व्यापारिक संस्था को, उसका लेखा वो इस पुस्तक में रखती है। इसी तरीके से अगला है देय बिल पुस्तक बिल्स पेएबल बुक। जितने भी बिल्स पेएबल या देय बिल संस्था स्वीकृत करती है, जारी करती है, उनका लेखा इस पुस्तक में किया जाता है। और 8वां भाग है आपका मुख्य जर्नल प्रॉपर। उपरोक्त 7 जो सहायक बहियाँ हैं या सब्सिडियरी बुक्स हैं उनमें जो लेखे करने के बाद जो लेखे बच जाते हैं, जो उपरोक्त 7 में ऊपर की 7 सब्सिडियरी बुक्स में नहीं किए जा सकते हैं, तो उनके अलावा जो बचे हुए लेखे होते हैं उनको हम मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई संपत्ति है पुरानी हो गई, उसको उधार बेच दिया तो उसका लेखा इसमें करेंगे, ठीक। या उधार कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका लेखा इसमें करेंगे। या
वर्ष के अंत में जो समायोजन के लेखे होते हैं वो मुख्य जर्नल में किए जाएंगे, या कोई भी लेखे करने में कोई गलती हो गई है तो उनके सुधार के जो लेखे होंगे वो मुख्य जर्नल में किए जाएंगे। इस तरीके से ये 8 सहायक बहियाँ होती हैं। इसके अलावा भी कुछ सहायक बहियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल कुछ सहायक जानकारी के लिए या याददाश्त के लिए रखी जाती हैं। लेखांकन की ये मुख्य 8 बहियाँ हैं। अब इसमें जो प्रथम पुस्तक है रोकड़ पुस्तक या कैश बुक, ये किसी भी व्यापार की सबसे प्रमुख लेन देन का लेखा करने की पुस्तक होती है। अब ये रोकड़ पुस्तक या कैश बुक ये 4 तरीके की होती है। पहला है साधारण रोकड़ पुस्तक, सिंपल कैश बुक। इसमें क्या होता है कि केवल नगद कैश के जो लेन देन होते हैं उनका लेखा करते हैं। दूसरा है आपका 2 खाने वाली पुस्तक। इसमें ये होता है कि जो भी आप नगद लेन देन करते हैं और नगद लेन देन के साथ जो डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं या डिस्काउंट रिसीव करते हैं, यानी जो छूट देते हैं और छूट मिलती है, उसका लेखा भी इसमें किया जाता है। तो 2 खाने वाली पुस्तक में कैश लेन देन के साथ साथ उसमें छूट दी गई और छूट मिली का भी लेखा करते हैं। और तीसरा है आपका 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, 3 कॉलमनर कैश बुक। इसमें नगद लेन देन, बैंक संबंधी लेन देन और डिस्काउंट छूट का भी लेखा होता है। अब इसमें 3 तरीके के खाते आ जाते हैं, बैंक खाता, कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। इसलिए इसको हम 3 कॉलमनर कैश बुक कहते हैं। चौथा आपका खुदरा रोकड़ पुस्तक। ये प्रायः बड़े व्यापारिक संस्थाओं में रखी जाती है। बड़े व्यापारिक संस्थाओं में बहुत सारे फुटकर खर्चे होते रहते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना, उनको बार बार लिखना, उनका बार बार लेन देन करना बड़ा ही श्रमसाध्य होता है। तो उसके लिए एक अलग से क्लर्क या लिपिक को नियुक्त कर दिया जाता है, जिसको हम खुदरा लिपिक या पेटी क्लर्क कहते हैं। उसको कुछ पैसा एडवांस में दे दिया जाता है और वो छोटे छोटे खर्चों को करता रहता है और अपने पास एक कैश बुक रखता है, जिसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। उसमें वो उनका लेखा करता रहता है और महीने के अंत में या वर्ष के अंत में इन सारे लेखों को अलग अलग जगह पर एंट्री कर दी जाती है। अब ये पेटी कैश बुक भी 2 तरीके की होती है। एक आपकी साधारण पेटी कैश बुक होती है, दूसरी आपकी कॉलमनर या एनालिटिकल खानेदार या विश्लेषणात्मक पेटी कैश बुक होती है। तो साधारण रोकड़ बही में, साधारण खुदरा रोकड़ बही में सारे फुटकर खर्चों का लेखा एक जगह करते जाते हैं। और खानेदार विश्लेषणात्मक पेटी कैश बुक जो होती है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इसमें कुछ विशेष जो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं उनके लिए भी अलग से कॉलम बनाए जाते हैं। अब इसमें हम आपको कुछ नमूने दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका सिंपल कैश बुक है। इसके 2 पक्ष होते हैं। आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड दायां पक्ष है उसको हम डेबिट कहते हैं और जो बायां पक्ष है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। हर पक्ष में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, तीसरा वाउचर नंबर या रसीद संख्या, इसमें जो रसीद मिलती है उसका नंबर नोट किया जाता है। और ये LF लेजर फोलियो यानी खाता पृष्ठ संख्या, इसकी एंट्री कहाँ पे की गई लेजर में वो पेज लिखा जाता है। फिर आपका अमाउंट डेबिट रुपीज़, और इसी तरीके से क्रेडिट में भी 5 कॉलम होते हैं। ये आपके डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट, रुपीज़। ये आपकी सिंपल कैश बुक होती है, साधारण रोकड़ बही। अब आती है आपकी 2 खाने वाली रोकड़ बही, 2 कॉलमनर कैश बुक। इसमें भी 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में
6 कालम होते हैं, 6 कालम्स होते हैं। डेबिट साइड में भी 6 और क्रेडिट में भी 6। तो डेबिट में पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, फिर होता है डिस्काउंट रुपीज़ और फिर होता है कैश डेबिट रुपीज़। अब इसमें दो खाने होते हैं कैश और डिस्काउंट के, तो इसलिए पहले डिस्काउंट रुपीज़ फिर कैश डेबिट रुपीज़। और इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष में इसके 6 कालम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट, कैश क्रेडिट रुपीज़। ये आपके 2 खाने वाली कैश बुक होती है। अब अगली जो है वो 3 खाने वाली कैश बुक होती है। 3 खाने वाली कैश बुक में आप नगद लेन देन, डिस्काउंट और बैंक संबंधी लेन देन का भी लेखा करते हैं। तो इसमें प्रत्येक पक्ष में 7 कालम हो जाते हैं। पहला आपका डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट डेबिट रुपीज़, कैश डेबिट रुपीज़ और बैंक डेबिट रुपीज़। ये 7 कालम हो गए। इसी तरीके से आपके क्रेडिट में भी 7 कालम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF लेजर फोलियो, डिस्काउंट क्रेडिट रुपीज़, कैश क्रेडिट रुपीज़, बैंक क्रेडिट रुपीज़। तो 7 कालम ये आपके डेबिट में और 7 कालम क्रेडिट में होते हैं। उसके बाद आइए हम आपको पेटी कैश बुक या खुदरा रोकड़ बही का नमूना दिखाते हैं। ये आपका साधारण कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 कालम होते हैं टोटल। पहला कालम इधर अमाउंट रिसीव्ड का, फिर कैश बुक फोलियो नंबर इस पे आता है, और यहाँ पर डेट, तीसरा चौथा पर्टिकुलर्स का, पांचवा वाउचर नंबर का, और फिर आपका छठा लेजर फोलियो और सातवां अमाउंट पेड। इस तरीके से ये 7 कालम होते हैं सिंपल पेटी कैश बुक में। अब सिंपल पेटी कैश बुक के बाद आपकी आती है कालमनर या खानेदार या विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें भी सिंपल पेटी कैश बुक की तरह ही खाने होते हैं। उसके अलावा जो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा खाने, अतिरिक्त खाने भी बना लेते हैं। तो देखिए पेटी कैश बुक की तरह खाने जो होते हैं अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट रिसीव्ड का पहला कॉलम होगा, दूसरा डेट का, फिर कैश बुक फोलियो, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, और वाउचर नंबर के बाद ये होगा लेजर फोलियो। ये इसमें लास्ट में दे दिया गया है, या वाउचर नंबर के बाद बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड, जितने भी खर्चे होते हैं इधर लिखते हैं। और फिर जो संबंधित खर्चे कॉलम, जैसे मान लीजिए पोस्टेज चार्जेस दिया, तो पहले आप टोटल अमाउंट पेड में लिखेंगे, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम का ये कॉलम जो बना है इसमें भी लिखेंगे। तो इस तरीके से सारे खर्चे पहले टोटल अमाउंट पेड में लिखे जाते हैं, और फिर संबंधित खर्चे के लिए जो कॉलम बनाया उसमें भी उसको लिखा जाता है। तो इसमें पता चल जाता है कि वर्ष भर में या महीने भर में किस तरीके के खर्चे कितने हुए, किस पे कम हो रहे हैं, कितने पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है इस तरीके से। तो ये कैश बुक के कुल मिला के 5 प्रकार हो गए। पहला सिंपल कैश बुक या एक खाने वाली जिसको कहते हैं, फिर डबल कालमनर कैश बुक या 2 खाने वाली कैश बुक, और फिर तीसरा 3 कालमनर कैश बुक, 3 खाने वाली कैश बुक, और फिर चौथा सिंपल पेटी कैश बुक, और 5वां एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब इसके बाद आता है आपका क्रय पुस्तक या परचेज बुक। तो देखिए इसमें आपके 5 कॉलम होते हैं इस तरीके से। डेट का पहला कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, और फिर इनवॉइस नंबर। आप जो माल खरीदते हो उसके, उधार माल खरीदते हो उसके साथ आपको इनवॉइस मिलता है, उसका नंबर आप इस कॉलम में लिखते हैं, और फिर लेजर फोलियो, और फिर आपका अमाउंट। इस तरीके से
ये लेन देन उधार लिखे जाते हैं, और ये महीने के अंत में या साल के अंत में इनका टोटल ट्रांसफ़र हो जाता है परचेज अकाउंट में। अगली जो आपकी बही है या बुक है वो है आपकी परचेज रिटर्न्स बुक या रिटर्न्स आउटवार्ड बुक, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय वापसी पुस्तक या बाय वापसी पुस्तक। जो आपने ख़रीदा हुआ माल है उसको जो आपने सप्लायर को अगर वापस करते हैं तो उसका लेखा इसमें होता है। इसमें भी 5 कॉलम, पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा है आपका डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट क्या होता है? जब आप माल वापस करते हैं तो उसका विवरण लिखते हैं और उसका मूल्य भी उस लिखा जाता है उस विवरण में। तो इस तरीके का जो नोट बनता है उसको हम डेबिट नोट कहते हैं, और उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखते हैं और एक सप्लायर को भेज देते हैं। तो उस डेबिट नोट का नंबर इस पे लिखते हैं और यहाँ पर एलएफ लेजर फोलियो लिखते हैं और इधर फिर अमाउंट। इसका भी हर महीने के अंत में या साल के अंत में इसका टोटल परचेज रिटर्न्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगली जो आपकी पुस्तक है वो कहलाती है आपकी विक्रय पुस्तक या विक्रय बही या सेल्स बुक। ये आपकी सेल्स बुक भी आपकी परचेज बुक की तरह होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट, यही कॉलम उसमें होते हैं। आप जितना भी आप उधार माल बेचते हैं उसमें लिख देते हैं और उसका फिर हर महीने के अंत में या साल के अंत में उसके टोटल को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उसके बाद आती है आपकी विक्रय वापसी पुस्तक या आंतरिक वापसी पुस्तक। इसको हम सेल्स रिटर्न्स बुक या सेल्स इनवर्ड बुक कहते हैं। तो जो बेचा हुआ माल वापस आता है उसका लेखा आप इसमें करते हैं। इसके कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, ये क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। क्रेडिट नोट, जब आपके पास किसी से माल वापस आता है तो उस माल का विवरण और मूल्य आप एक अलग के लिए एक अलग नोट बनाते हैं और उस नोट की एक कॉपी आप माल वापस भेजने वाले पास यानी अपने कस्टमर के पास भेज देते हैं और एक कॉपी को आप स्वयं संभाल के रखते हैं। उसका लेखा, उसका नंबर आप इसमें नोट करते हैं, क्रेडिट नोट नंबर। अब हर महीने के अंत में या साल के अंत में इसका जो टोटल होता है उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है अब आपका अगला बिल्स रिसीवेबल बुक। इसमें कई कॉलम होते हैं। देखिए, पहला कॉलम होता है नंबर ऑफ बिल, सीरियल नंबर होता है बिल का। फिर डेट व्हेन रिसीव्ड, वो बिल कब प्राप्त किया गया। डेट ऑफ ड्राइंग्स, वो बिल कब लिखा गया था। फ्रॉम होम रिसीव्ड, किससे बिल वो मिला है। ड्रॉयर यानी उसका भुगतान करने वाला या उसका लिखने वाला कौन है। ये एक्सेप्टर, उसको उस बिल को स्वीकार किसने किया था, वो है। वेन पेबल, वेयर पेबल यानी इसका भुगतान कहाँ पर होगा। और फिर टर्म ऑफ बिल, ये बिल कितने दिन का यानी कितने दिन बाद इस बिल का भुगतान होगा। और ड्यू डेट यानी किस तारीख को इसका भुगतान होगा। उसके बाद लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, और ये है सीवी कैश बुक फोलियो। रिमार्क्स, टिप्पणी, अगर कोई विशेष बात होती है तो इस कॉलम में लिखी जाती है। इसी तरीके से डे बिल या बिल्स पेबल बुक भी होती है। उसमें भी यही कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ बिल, सीरियल नंबर ऑफ बिल, उसको डेट व्हेन गिवन, रिसीट की गई होता है गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग, कब लिखा गया। टू होम, फ्रॉम होम की जगह हो जाता है टू होम गिवन। ड्रॉयर, उसका कौन है, ये यानी किसने उस बिल को लिखा था। ठीक, एक्सेप्टर, किसने उसकी स्वीकृति दी थी। ये वेयर पेबल, कहाँ पे उसका पेमेंट करना है। टर्म ऑफ बिल, ये
ड्यू डेट, LF, अमाउंट, CV, फोलियो और बाकी कॉलम वही रहते हैं। शुरू के कॉलम में ये डेट व्हेन रिसीव, सॉरी ये डे, ये फ्रॉम होम रिसीव किया, टू होम गिवन, ये हो जाता है। और बाकी कॉलम आपके ज्यों के त्यों रहते हैं आपके बिल्स पेबल बुक में भी। तो इस तरीके से ये आपकी डिवीज़न ऑफ लेबर या सहायक बहियाँ बनती हैं। तो फिर से समझ लीजिए, डिवीज़न लेजर के कुल मिलाकर 8 भाग होते हैं। कैश बुक या रोकड़ बही, दूसरा क्रय पुस्तक या परचेजेज बुक, तीसरा क्रय वापसी पुस्तक या परचेज रिटर्न्स बुक, चौथा विक्रय पुस्तक या सेल्स बुक, पांचवा विक्रय वापसी पुस्तक या सेल्स रिटर्न्स बुक, और छठा प्राप्त बिल पुस्तक या बिल्स रिसीवेबल बुक, सातवां देय बिल पुस्तक या बिल्स पेबल बुक, आठवां मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें रखी जाती हैं, वो सहायक बहियों, वो केवल याददाश्त के लिए होती हैं, जिससे कि कोई आइटम भूल ना जाए, कोई लेन देन भूल ना जाए। लेकिन लेखा की केवल ये 8 ही भाग होते हैं जिसमें लेखा किया जाता है। अब रोकड़ पुस्तक भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक साधारण कैश बुक, सिंपल कैश बुक, जिसमें केवल नगद लेन देन का लेखा होता है। 2 खाने वाली डबल कॉलमनर कैश बुक, 3 खाने वाली 3 कॉलमनर कैश बुक, और खुदरा रोकड़ पुस्तक पेटी कैश बुक। ये 2 तरीके होती है, एक सिंपल और दूसरी एनालाइट का। तो ये आपका डिवीज़न ऑफ लेबर, रोजनामचा का विभाजन या सहायक बहियों का परिचय पूर्ण होता है। तो इसके बाद आपको इसमें एंट्री करने या लेखा करने के तरीके या नियम मैं बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।